हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स का छठवां पार्ट पढ़ेंगे। वर्तमान समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उन सभी में करंट अफेयर्स से अत्यधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों के समक्ष इस करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। और अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो हम लोग यह देखेंगे कि आए दिन कोई न कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं, कोई न कोई नए मुद्दे बनते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को उन सभी घटनाओं को, उन सभी मुद्दों को पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को सिर्फ उन्हीं पहलुओं को पढ़ना है, उन्हीं घटनाओं को पढ़ना है जहाँ से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके मैं इस वीडियो तैयार किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को परीक्षा में लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके उन सभी करंट अफेयर्स के तथ्यों को देखते हैं। तो एक लंबे जद्दोजहद के बाद वर्तमान में जो अमेरिका है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जो है यह संपन्न हुआ और अमेरिका में हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडन की 46वें राष्ट्रपति के रूप में ताजपोशी हुई है। यानी जो यह अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें जो बाइडन को 46वें राष्ट्रपति के रूप में ताजपोशी हुई है। और साथ ही अमेरिका को 49वीं उपराष्ट्रपति के तौर पर भारतीय मूल की पहली महिला कमला हैरिस भी मिली हैं। यानी उपराष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस का निर्वाचन हुआ है और यह भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के तौर पे कार्य करने जा रही हैं। यहाँ पे प्रश्न यह बनता है कि यह जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं यह किसकी जगह लिए हैं। तो इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता थे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। यह जो है डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके 46वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और हम लोग अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार व जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को लागू किया गया है। यह जो दोनों अध्यादेश हैं यह धर्मांतरण के विरुद्ध में हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती या फिर गलत उद्देश्य के साथ या फिर विवाह के उद्देश्य के साथ अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है तो यह कानून उनके ऊपर कड़े से कड़े सज़ा का प्रावधान करता है। इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि जो धर्म परिवर्तित करने वाला व्यक्ति है और तथा जो धर्म परिवर्तन करवाने वाला व्यक्ति है, इस धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले तथा इस धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को 30 दिन पूर्व जिलाधीश को एक घोषणा पत्र ज्ञापित करना होगा और उसमें इस धर्मांतरण के कारण को बताना होगा, तभी जा कर के वह धर्मांतरण लीगल माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दंड के स्वरूप में 6 माह अथवा 3 वर्ष का कारावास हो सकता है या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना भरा जा सकता है। और जो मध्य प्रदेश में यह अध्यादेश जारी किया गया है इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून में दंड का अधिकारी होता है तो उसको 25,000 रुपये देना पड़ेगा और 2 से 5 वर्ष का उसको कारावास भी हो सकता है। इस प्रकार से यह जो कानून है यह धर्म परिवर्तन के विरुद्ध में है। और आप लोगों को यह मालूम है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है यह धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अब अगले तथ्य को देखते हैं। अगला जो तथ्य है, 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16वें भारतीय प्रवासी दिवस कन्वेंशन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
वर्चुअल मतलब कि इसमें जो ऑनलाइन उद्घाटन होता है, चूँकि आप लोगों को ये मालूम है कि जब से कोरोना का प्रकोप जारी हुआ तब से अभी तक जितने भी कार्य ज़्यादातर हो रहे हैं वह वर्चुअल ही हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो यह 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16वें भारतीय प्रवासी दिवस कन्वेंशन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन के जो मुख्य अतिथि थे वह थे सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह भारतीय मूल के हैं। आप लोगों को यह मालूम है कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे यह जान लेते हैं कि क्यों 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई है। तो 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके भारत में वापसी करते हैं, जब भारत वापस आते हैं तो उसी समय जो है उसी दिन को याद करते हुए भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इस प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई है यह वर्ष 2003 से शुरू हुई है, यानी भारत में वर्ष 2003 से लगातार प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन वर्ष 2015 में इसमें एक बदलाव किया गया। इसमें बदलाव यह किया गया कि यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह प्रत्येक वर्ष न बना करके बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। यह भी एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और यह जो 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, इसका जो थीम है यह थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। यह थीम जो है इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेंगे। अब अगले इसी में एक और पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस में जो प्रवासी भारतीय अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, यह 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है प्रवासी भारतीय पुरस्कार, यह भारत को जानिए क्विज एक प्रतियोगिता होती है। इसमें भारत को जानिए नाम से यह क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इसी को यह प्रवासी भारतीय अवार्ड 2021 का प्रदान किया गया है। हम लोग यहाँ यह समझ लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के प्रवासी होते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के प्रवासी की कैटेगरी हैं। पहला है गैर निवासी भारतीय, जिसको NRI बोलते हैं। NRI का जो आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि NRI का मतलब है भारत के बाहर जितने भी भारतीय रह रहे हैं उन सभी को हम लोग NRI कह सकते हैं। और यह जो भारत के बाहर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं इन सभी को भारत में वोट देने का अधिकार है तथा इनका जो वेतन होता है या जो जितने भी धन कमाते हैं उन सभी पे टैक्स भी भारत सरकार लगाती है। और जो दूसरे प्रकार का जो प्रवासी भारतीय हैं वह है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको इंग्लिश में PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका अर्थ हुआ भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति या तो खुद या फिर उनके पूर्वजों में से कोई भी एक भारतीय नागरिक रहा हो लेकिन वर्तमान में वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, वैसे व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से जानेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति है वह पहले भारत का नागरिक रहा हो लेकिन अब वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं है बल्कि वह दूसरे देश का नागरिकता ले लिया हो, ऐसे व्यक्ति को PIO के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जो नागरिकता है वह है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो प्रवासी भारतीय हैं भारत में इनकी 3 कैटेगरी है। और हम लोग यह देखते हैं कि वर्तमान में भारत में भारत के कितने व्यक्ति हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं। तो वर्तमान आंकड़ा जो है वह है, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया और इसमें यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं यह 1.36 करोड़ भारतीय नागरिक हैं जो कि विदेशों में रहते हैं। इसमें सबसे अधिक जो भारतीय रहते हैं वह रहते हैं संयुक्त अरब अमीरात UAE में रहते हैं, जिनकी संख्या है 34,20,000। इतने लोग जो है संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं।
अब अगला जो टॉपिक है हम लोग देख लेते हैं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो अभी जो इनका इंडेक्स अभी जारी किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का, इसमें देख लेते हैं कि किस शहर को शामिल किया गया है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, 20 अगस्त 2020 को यह जारी किया गया है और इसकी जो जारी करने का कार्य है वह है आवासन तथा शहरी मंत्रालयों के जो मंत्रालय हैं इसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। यह पहला सर्वेक्षण था जो कि डिजिटल पूरी तरह से था और इस सर्वेक्षण के तहत कुल 6 शहरों को 5 स्टार प्रमाणन प्रदान किया गया, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार प्रमाणन प्रदान किया गया और 70 शहरों को 1 स्टार प्रमाणन प्रदान किया गया। शीर्ष 10 शहरों में जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या की रैंकिंग रखते हैं, उन शहरों में जो रैंकिंग है उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले स्थान पर है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, दूसरा है सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, तीसरा है नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात तथा राजकोट गुजरात में। यह सभी शीर्ष शहर हैं इस सर्वेक्षण का। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि यूपी के कौन कौन से शहर इस स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं। तो यूपी के 4 शहर हैं, लखनऊ 12वां स्थान, आगरा 16वां स्थान, गाजियाबाद 19वां, जबकि प्रयागराज 20वें स्थान पे आया है। और गंगा नगरों में जो शीर्ष स्थान पे आया है वह है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। यह गंगा नगरों में शीर्ष स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पे कानपुर है। यह जो स्वच्छ भारत मिशन है यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसका मूल उद्देश्य यह था कि 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक पूरे भारत को स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बनाना। वर्ष 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण का आरंभ हुआ था, यानी वर्ष 2014 में तो इसको लॉन्च किया गया और वर्ष 2016 से यानी 2 वर्ष बाद स्वच्छ सर्वेक्षण का आंकड़ा जो है जारी होना शुरू हो गया था। अब अगले जो तथ्य अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। ये अगला जो है यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। इसका आयोजन कहाँ 2021 का होगा? KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसका 2021 का जो आयोजन होगा यह हरियाणा में होगा, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2020 का आयोजन किया गया था यह गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया है। पहला है गतका, दूसरा है कलारीपयट्टू, तीसरा है थांगटा और चौथा है मलखम्ब। इन चारों खेलों को इस खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। जो गतका खेल है यह सिख धर्म से संबंधित एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है और यह जो कलारीपयट्टू है इसका शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध कला का अभ्यास। यह जो कलारीपयट्टू है यह इसका जो संबंध है यह केरल से है, यानी दक्षिण भारत का यह एक प्रतिष्ठित खेल है और इस कलारीपयट्टू को भारत का सबसे पुराना उत्तरजीवी मार्शल आर्ट भी माना जाता है। और जो तीसरा खेल शामिल किया गया इसका नाम है मलखम्ब। यह जो मलखम्ब है इसका अर्थ है कि शारीरिक बल के द्वारा खंबे के साथ खेलना, यानी इस मलखम्ब में खंबे के साथ खेलते हैं लोग और इसे वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय खेल घोषित किया था। यानी यह जो मलखम्ब है मलखम्ब को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया था। अगला जो है थांगटा। थांगटा जो है थांग का अर्थ होता है तलवार तथा टा का अर्थ होता है भाला। इस थांगटा
ये जो खेल है इसको भी शामिल किया गया है और यह थांगटा खेल मणिपुर राज्य से संबंधित है। इस प्रकार से करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। फिर भी अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।